हो गया? चल लिखो सेकंड में। हम लोग किसका पढ़ रहे थे? इसके बारे में ना कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तब उसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताओगे। पहला वाला अपने को अच्छे से याद है, रॉड के लिए कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास? उसके बिल्कुल सेंटर पे, एट मिड पॉइंट। कहाँ पे भाई? एट मिड पॉइंट, है ना, बिल्कुल बीच में होता है। अभी वैसे पढ़ेंगे अपन रिंग के बारे में। किसके बारे में? रिंग के बारे में। रिंग का पूरा कंप्लीट पीएचडी करेंगे अपन। देख जरा, जैसे मान ले मैं तेरे को बोल रहा हूँ बेटा कि ये एक रिंग है, यूं। अभी इसका मास टोटल m दिया हुआ है और इसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रेडियस कैपिटल R, और ऐसे रिंग बनाया हुआ है। क्या है ये? रिंग है ना। अभी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, बता इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? विदाउट एनी कैलकुलेशन तो सोच के बता, कहाँ हो सकता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे अगर तू बैठेगा ना तो तेरे को सारा मास एकदम इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे। कहाँ पे होगा? ये अपने को दिखाई देता है, पर अगर तू कैलकुलेशन भी करना चाहे तो कैलकुलेशन में भी आंसर सेंटर ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली इसका नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये फीलिंग में आ जाता है कि सेंटर पे है। मेनली किस पे बात करा जाता है? सेमी सर्कुलर पे। किस पे करा जाता है? सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल। तो इसका सेंटर ऑफ मास पे हम लोग को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका सेंटर ऑफ मास मेरे को दिखाई दे रहा है कि कहाँ रहेगा भाई? इसी के जस्ट सेंटर पे। कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे सेमी सर्कल का। किसका बात करेंगे भाई? सेमी सर्कल का। तो लिखो जरा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फॉर कंप्लीट सर्कल, सेंटर ऑफ मास फॉर कंप्लीट सर्कल, सेंटर ऑफ मास फॉर कंप्लीट सर्कल। डायग्राम बना के बस सेंटर ऑफ मास वहां दिखा दो। हो गया? नेक्स्ट में लिखो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कल, सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कल, सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कल। देखो बाबू, ये सेमी सर्कल है, इसका मास m है और इसका भी रेडियस कितना है? कैपिटल R। कितना है? कैपिटल। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तू अपनी बुद्धि से बताना थोड़ा। जैसे मान ले कि ये पूरा सर्कल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहता। हम नीचे वाला खत्म कर दिया है क्या? सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट किया होगा? ऊपर के नीचे? ऊपर चला गया होगा। फीलिंग आ रही है? थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। कहाँ गया होगा उसी को कैलकुलेट करेंगे बढ़िया से एकदम, ठीक। अब सबसे पहले जब भी अपने को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है तो अपन सबसे पहला क्या डिसाइड करते हैं? ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसी के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे ऑरिजिन, अच्छा कहाँ ऑरिजिन मानना चाहिए बाबू? जहाँ से अपने को कैलकुलेशन आसान दिखाई दे। जहाँ से कैलकुलेशन, तो सबसे कैलकुलेशन यहाँ पे आसान दिखाई देता है जब आप ऑरिजिन इसके सेंटर पे मान लेंगे। कहाँ मानेंगे? सेंटर पे। तो मैं मान लेता हूँ इसका ऑरिजिन सेंटर पे, इधर एक्स एक्सिस है और ये ऑरिजिन है, इधर वाई एक्सिस है। चल एक और चीज बहुत अच्छा बताता हूँ, जरा वाई एक्सिस पे हाथ रख और देख तो जैसा मास इधर है वैसा ही मास इधर भी है क्या? अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो जितना मास इधर है उतना ही मास उधर भी है। तो क्या वाई सेंटर ऑफ मास, मतलब ये अगर मैं निकालना चाहूं सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, वो कितना आएगा? छोड़, एक्स कोऑर्डिनेट बता, ये तो कैलकुलेट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट बता। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्या? ये देख, चूंकि वाई एक्सिस पे मैं हाथ रख रहा हूं तो जिधर जितना मास इधर दिखाई दे रहा है उतना ही इधर दिखाई दे रहा है। तो पक्का है कि जो ये सेंटर ऑफ मास होगा पक्का इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। इसी लाइन पे होगा क्या? इस लाइन पे होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का? 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया? 0। अब निकालना क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 कैसे लिखे समझ में आया? क्योंकि वाई एक्सिस पे हाथ रखने पे जितना इधर दिखाई दे रहा है उतना ही इधर दिखाई दे रहा है, तो पक्का उसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा ना। कैलकुलेशन में भी चाहोगे तो दिखा देंगे, हम दिखा भी देते हैं थोड़ी देर में। एक्स CM 0 दिखाई दे रहा है नॉर्मल तरीके से फीलिंग वाइज। अभी कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं, देख कैलकुलेट करते हैं। चल कैसे करेंगे बाबू? ठीक है, ओके। हम लोग एक्स CM कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? अब मेरे को एक बात बताना बेटा,
मास तो सब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे है ना, मास तो सब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे है। मैं चाहता हूं ऐसा एक रिंग बनाना। क्या बनाना? रिंग कैसे बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से देखना। यहां पे एक थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल ले लेते हैं डी थीटा। कितना एंगल ले लेते हैं? हम इस मास को कंसीडर करने जा रहे हैं, केवल इस मास को, इस मास को केवल कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा डार्क करके बना रहे हैं। ठीक है, मेरे को बताना इसका लेंथ कितना होगा। ये जो इसका कुछ लेंथ होगा ना, इसका लेंथ कितना होगा रे? डीएल। ठीक है, डीएल लेंथ होगा कितना? आर के टर्म में बताओ, रेडियस के टर्म में याद कर, मैंने ये पढ़ाया था अभी। नहीं रुको, अगर ऐसे चलता है, ये लेंथ आर्क लेंथ एल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो अपन थीटा को कैसे लिखते थे बेटा? एल बाई आर। कैसे लिखते थे, याद है? तो यहाँ पे तो एल बराबर कितना हो जाता है? थीटा इंटू आर। कितना हो जाता है? ये कितना थीटा कवर कर रहा है? थीटा है कि डी थीटा है? बेसिकली डी थीटा। तो ये लेंथ कितना हो गया? आर डी थीटा। कितना हो गया? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सुनना, उसका लेंथ आ गया कितना? आर डी थीटा। क्या मैं ऐसे डिफरेंट एंगल्स पे थीटा ऐसे चेंज करता गया और यहां मास, जैसे थीटा बराबर 0 रखा तो यहां एक मास रखा, थीटा थोड़ा सा बढ़ाया फिर यहां एक मास रखा, फिर थीटा बढ़ाया फिर यहां मास रखा, ऐसे थीटा को बढ़ाते 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 मास रखते 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 थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तक आते आते क्या पूरा रिंग कवर हो जाएगा? पूरा आधा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। पूरा रिंग कंप्लीट करना पड़ता तो कितना घूमना पड़ता? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई घूमना पड़ता। हम लोग को आधा कवर करना है, मतलब आप हर एक एंगल पे थोड़ा थोड़ा मास रखते जाइए आर दूरी पे, आपका क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। अब देखना, इस छोटे से मास को कंसिडर कर लिए। अच्छा, इसका मास अगर मैं लिखना चाहूं बेटा डीएम, तो क्या लिखोगे बोल? कैसे लिखना सिखाए थे? मास बाई टोटल लेंथ इंटू उसका लेंथ, m बाई एल इंटू उसका लेंथ ना। बता इसका टोटल मास कितना है? m ना। इसका टोटल मास कितना है? m। इसका टोटल लेंथ कितना है इस सेमी सर्कल का? इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? तो आधा है ना, तो कितना लेंथ होगा? पाई आर। तो इतना मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू इसका लेंथ ना। इसका लेंथ कितना बेटा? आर डी थीटा। क्या डीएम का पता चल गया? डीएम कहने का क्या मतलब है? उस छोटा सा जो लेंथ लिए इसका मास ना, टोटल पाई आर लेंथ में कितना था? मास m था, तो 1 मीटर में कितना होगा? m बाई पाई आर। तो डीएल लेंथ में कितना होगा? डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में? तो ये आ गया किसका मास? इस छोटे से लेंथ का। कोई तकलीफ? अब फॉर्मूला बैठाते हैं। बता एक्स डीएम का फॉर्मूला कितना था? सॉरी, एक्स सीएम का। सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यही था ना बेटा, एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ। अब बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, ध्यान से देख। x, अच्छा x क्या था बाबू? आप जिस मास को कंसीडर किए हैं ना, छोटा वाला मास को, उसका x मतलब उसका x लेंथ, उसका x लेंथ कहने का क्या मतलब कि ऑरिजिन से x पे कितना दूरी पे है ना। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या है इस छोटे से मास का? यही है क्या वो x जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं? ये जो पॉइंट तुम लिया उसका x और y कोऑर्डिनेट होगा ना। ये x क्या लिख रहे हैं हम? उसी छोटे से एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, उसी से छोटे एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा रे? अगर ये कैपिटल R है तो ये वाला लेंथ कितना होगा बताना? cos थीटा लिख लेना, cos थीटा लिख। क्या लिखता है? इस ट्रायंगल में देख, ध्यान से इस ट्रायंगल में देख। cos थीटा क्या होता है बाबू? b बाई h होता है। तो b कितना है? x। h कितना है? कैपिटल R। तो x क्या दिखाई दे रहा है? आर कॉस। चल साइन थीटा बोल। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? ये वाला लेंथ क्या? y कोऑर्डिनेट के लिए लिखता क्या? साइन थीटा क्या लिखता है? y बाई आर क्या? तो r कितना दिखा, y कितना दिखाई दे रहा है? r साइन थीटा, r। तो एज ए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? r और थीटा के टर्म में पुट कर यहां पे r cos थीटा, dm के जगह पे मैं क्या पुट कर दूं बेटा? m बाई पाई r इंटू आर डी थीटा, यही ना। चल डिवाइडेड बाई, अगेन डीएम लिखना है तो फिर से लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ यहां तक? मेरे को बता कांस्टेंट क्या क्या है यहां पे? यहां पे क्या क्या कांस्टेंट? एम आर पाई आर, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, पूरा कांस्टेंट है क्या? तो ये पूरा बाहर निकल गया होता। यहां भी एम आर बाई पाई आर पूरा कांस्टेंट है क्या? तो ये भी बाहर निकल गया होता। बाहर निकल के कट जाएगा क्या ये पूरा? यही काट देते हैं। आगे बात समझ में? अब सुन,
अच्छा क्यों काटे, क्योंकि कांस्टेंट होके बाहर निकलेगा। जो वेरिएबल हो, अब cos थीटा को बाहर थोड़ी निकाल देंगे, वो वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। चल आगे बता भाई। अब और यहां पे एक कांस्टेंट r बच गया ना बाबू, r बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब सुन, थीटा का वैल्यू मैंने क्या से क्या रखूंगा, थीटा का वैल्यू मुझे क्या से क्या लेना चाहिए कि पूरा सेमी सर्कल कवर हो जाए। अभी बताए थे थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो। देख यहाँ पे ये है ना रेडियस, थीटा का वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ वाले मास का बात होगा, थीटा का वैल्यू थोड़ा बढ़ाओगे तो यहाँ वाले मास का बात होगा, और ऐसी थीटा बढ़ाते 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 यहाँ पहुंच जाओगे तो क्या ये पूरा मास कवर हो गया। फिर ऐसे आगे बढ़ोगे तो क्या ये पूरा मास कवर हो गया। तो एंगल कहाँ से कहाँ ले, 0 से लेकर के 180 डिग्री, 0 से लेकर के 180 डिग्री रेडियन के टर्म में लिखा जाता है जनरली, है ना, क्योंकि बताए थे कि एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है भाई, तो बता मेरे को, मैं क्या लिखूं यहाँ से, 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, कोई तकलीफ। अब क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन है, यू कैन डू इट। बता मेरे को, अगर याद नहीं होगा तो अभी मार खाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आयुष साइन थीटा, गधेड़ो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा था। क्या होगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा। कहां से कहां, 0 से सॉरी पाई। यहां पे डी थीटा का इंटीग्रेशन है थीटा, dx का इंटीग्रेशन x होता था, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। कहां से कहां, सॉल्व करिए, याद कर कैसे सॉल्व करते थे बेटा। इसके बाद अपन ऊपर वाला पुट करो माइनस नीचे वाला पुट करो, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन बता, साइन पाई माइनस साइन 0, ऐसा क्या, डिवाइडेड बाई पाई माइनस, कोई दिक्कत। अब बता साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, तो यहां 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। पहले ही बोले थे कि x CM क्या होना चाहिए, क्यों, ऐसे भी पता चला था जितना मास इधर है उतना मास इधर है, तो पक्का इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ठीक है, जो कि तुमको हम कैलकुलेशन में भी दिखा दिए। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ तो नहीं। थोड़ा सा और फीलिंग में कराऊं, अगर ये पूरा रिंग होता तभी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ रहा था ना, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका भी 0 था क्या, चेक कर ले कि वो आएगा कि नहीं कैलकुलेशन से। क्या अंतर आता इस, अगर मैं पूरे कंप्लीट रिंग का सॉल्यूशन कर रहा होता तो y कोऑर्डिनेट भी 0, नहीं, मैं जो बोल रहा हूं इस कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट अभी निकालने जा रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए भी, बस कहां चेंज जाता है, ये लिमिट में। जैसे यहां पे सेमी सर्कल खत्म करने के लिए मैंने एंगल 0 से लेकर के पाई तक गया ना, वहां पूरा जाना होता तो 0 से लेकर 2 पाई तक जाते हैं, मतलब ये 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, तो यहां पे क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है, तो अगेन वो क्या आ जाता, 0। दिख रहा है कैलकुलेशन में सब कुछ। चलिए x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब मेन अपने को क्या सॉल्व करना होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट। क्या सॉल्व करना होता है, y कोऑर्डिनेट सॉल्व करना होता है, वही करेंगे। देखो बढ़िया कैलकुलेशन, एक नंबर। y CM बराबर फॉर्मूला क्या लिखूं, y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। आगे बताइए y कोऑर्डिनेट कितना है उस छोटे से मास का, r sin थीटा। क्या है, r sin थीटा। और dm को क्या लिख दो बेटा, m बाई पाई r इंटू r d थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाई m बाई पाई r इंटू r d थीटा, ऐसा ना। देख अगेन ये वाला पूरा कट गया क्या बाबू, क्या बचा यहाँ पे, r बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। कहां से कहां रे, 0 से पाई। बता सॉल्व कर अब इसको, r इसका माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस बाहर निकाल लिए, कॉस थीटा ऐसे रख दिए, क्योंकि माइनस कांस्टेंट है ना तो बाहर रख दिए। अब बता यहाँ पे क्या लिख ले बेटा, 0 से लेकर के पाई, यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेकर के पाई, तो मैं क्या लिखूँ आगे बोल, माइनस r कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस, बता आंसर कितना आ रहा है, कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1 -2 -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 2r, और नीचे में क्या दिख रहा है, पाई। क्या दिखाई दे रहा है, तो कितना आंसर हो गया, 2r बाई, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, फाइनल आंसर।
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दिखाना चाहूँ एक डायग्राम के फॉर्म में अलग से, यहाँ पे दिखाते हैं, देख। जैसे अगर ये ऐसा कोई रिंग है बेटा, यूं सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो सबसे पहला सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 2r बाई पाई। ये r बाई 2 के बराबर है क्या? मैं एक सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बुद्धि से बताना भाई। यहां से यहां का लेंथ कितना होगा? रेडियस ना, ये लेंथ कितना है? सेंटर ऑफ मास क्या बिल्कुल बीचों बीच में है इस लेंथ के? चेक करना। इसका वैल्यू कितना होगा? 2 बाई पाई है। कितना है? 2 बाई पाई मतलब 3.14। 3. ये 0.5 से कम आ रहा है कि ज्यादा आएगा? सोच तो, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू 0.5 r से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सोच। अरे 2 बाई 3.14 है ना, अगर 2 बाई 4 होता तो 0.5 होता, पर ये तो कम है ना, तो उसे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? 2 बाई पाई को डिवाइड कर कैलकुलेटर से, सब डिवाइड कर कैलकुलेटर से अपने मोबाइल से। ये सब छोटा छोटा सी फीलिंग आना चाहिए। क्या ख्याल का 2 बाई 3.14 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.63 ना, वो 0.5 से ज्यादा है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि इस लाइन के सेंटर पे दिखाओगे कि थोड़ा ऊपर दिखाओगे? थोड़ा सा ऊपर होता है, सेंटर पे मत दिखाना, यहाँ करीब करीब ऐसा। और ये वाला कितना लेंथ है बेटा? अभी कैलकुलेट किया, कितना? 2r बाई, तो यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास। आगे बात समझ में? अभी ये तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा था जो हम नॉर्मल चीज बता रहे थे। देख तो यहाँ पे, अगर ये 2 बाई 4 होता तब कितना आंसर आता? 0.5। ये 2 बाई पाई है ना, पाई मतलब 3.14 ना, तो ये चार नीचे वाला कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया ना, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा ना, तो 0.5 से ज्यादा होगा ना, वही तो फील करा रहे थे। समझ में आया? अल्तमस 2 बाई 4 है तो 0.5 आंसर है। 2 बाई 3.14 हो गया ना, तो नीचे वाला डेनोमिनेटर क्या हो गया? घट गया ना बेटा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना। नीचे वाला जब घटता है तो ऊपर वाला, ये पता है ना कि मैं बताऊं इसको भी? पता है ना? ठीक है आयुष, तो दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। याद रखना है सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कहां होता है? 2r बाई पाई पे। 2r बाई, सेंटर से 2r बाई पाई ऊपर की तरफ। कोई तकलीफ? याद रहेगा, एकदम कंठस्थ रहना चाहिए 2r बाई पाई, भूलना नहीं है एकदम। ठीक है, लिख लो। और तुम लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये वीडियो बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टर्ब नहीं करे, पूछ सकते हो। तुम ही लोग को पढ़ाने के लिए बैठे, ये ऐसे ही बन रहा है। ये नहीं सोचो कि वीडियो में डांट देंगे, बेइज्जती। तेरा कोई शक्ल थोड़ी देख रहा है, मेरा देख रहा है ना। आनंद चेक करते रहेगा। कल पूरा टाइमिंग एकदम बताया है, कहाँ कहाँ इसका आवाज़ आया है, तो पूरा देखा था क्या रे? अरे भाई साहब, चालू है ना? देख तो, वो थीटा वहाँ पे पूरा होगा ना, डी थीटा में भी होगा ना वो थीटा। एक थीटा एंगल लिए, फिर एक लाइन बनाए, फिर उसके बाद डी थीटा एंगल लिए। जैसे लेंथ में कैसे लेते थे? एक्स पे जाते थे, फिर वहां से डी एक्स लेंथ लिए थे, वैसे यहाँ थीटा पे गए, फिर थोड़ा सा एंगल डी थीटा लिए। समझ में आया? ये अंदर वाला डी थीटा और यहां से यहां थीटा है। मास आर बाई पाई नहीं, 2r बाई पाई हो गया। जरा देख तो, इधर देखो सबको। जब कंप्लीट रिंग अगर होता तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता तो दिखा दिए थे, ठीक। y कोऑर्डिनेट भी 0 होता ना कंप्लीट रिंग अगर होता तो, सेंटर पे ही होता है। जरा ये चेक कर ले, क्या यहाँ पे चेक कर तो, 0 से पाई की जहाँ पे क्या दिखते? 0 से 2 पाई, तो यहाँ क्या हो जाता है? cos 2 पाई माइनस cos 0। cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1 कितना होता है? माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाता? 0। तो कंप्लीट रिंग पे हमेशा कहाँ पे रहता है सेंटर ऑफ मास? उसके सेंटर पे। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, बस लिमिट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अब सोच, कुछ अच्छा चीज बता दो। ये तो याद रखना है पहली बात। दूसरी बात, मान ले बेटा मैं तेरे से
सेमी सर्कल का नहीं पूछता। किसका नहीं पूछता? सेमी सर्कल का। मैं तेरे से क्वार्टर का पूछता। किसका? क्वार्टर क्या होता है? सेमी सर्कल का 1/4 ऑफ सर्कल। इतना ना? हाँ, तो क्या अंतर आता पूरे कैलकुलेशन में? 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं? π/2। सिंपल। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे ना। तो ऐसे करके तेरे को किसी भी एंगल का, मान ले कि हम क्वार्टर का भी नहीं पूछते, हम तेरे से पूछते हैं कि बताओ जो रिंग है ना केवल 60 एंगल तक जा रहा है, 60 डिग्री तक जा रहा है, इतना। मैं इसको बिगाड़ूं क्योंकि हो गया काम। बस मैं बोलता कि ऐसे रिंग रखा हुआ है भाई, बताओ इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास का। तो कैलकुलेशन में कहाँ अंतर आता? केवल लिमिट पुट करते समय कहाँ अंतर आता? अभी यहाँ कहाँ से कहाँ पुट करते हैं? 0 से लेकर के जितना एंगल का मान 60 डिग्री, तो 0 से लेकर के π/3। समझ में आ रहा है? क्या इसमें 50 सवाल बनाए जा सकते हैं किसी भी एंगल का पूछ करके? तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तेरे को ये कैलकुलेशन आता है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और बारीकी पे बात करते हैं। मे भी तुम में डाउट आया हो पर तो पूछ नहीं रहा है, पर ये आता है सबको डाउट। क्या डाउट आता है? देखो कि सर आप क्या कर रहे हैं ना, आप थीटा पे डी थीटा एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं ना। क्या एलिमेंट ले रहे हैं? छोटू सा एलिमेंट। अब इस छोटा सा एलिमेंट का आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिखाए हो, ठीक? तो सर आप यहीं से क्यों लिए? आप यहां से क्यों नहीं लिए? आप यहां से क्यों नहीं लिए सर? आप ये भी तो y ले सकते थे। आप यही वाला एक y क्यों लिए? लिया जा सकता था ना। अब इसका क्या है सॉल्यूशन? क्या है जवाब तेरे पास? क्यों नहीं लिया हम? कोई बता सकता है? देख मैंने क्या करा है बेटा, थीटा पे डी थीटा ये एंगल लिया है ना। डी थीटा एंगल का क्या मतलब है? बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एकदम छोटा सा पॉइंट है, एकदम भाई साहब एकदम छोटू सा पॉइंट। इसका मतलब ये जो डीएल लेंथ भी है ना वो भी बहुत छोटा सा है। तो क्या ऊपर क्या नीचे, सब एक ही पॉइंट पे है। समझ में आ रहा है? इतना छोटा है कि ये वाला पॉइंट कहो, ये वाला पॉइंट कहो, या ये वाला पॉइंट कहो, दोनों एक ही पॉइंट पे है। फिर क्यों बनाया हुआ ऐसे? इतना दिखा क्यों रहे? ताकि कैलकुलेशन कर पाए। समझ में आ रहा है? तो आप यहां से ले चाहे यहां से ले, एक ही बात है। अब बोलोगे कि ठीक है सर एक और प्रॉब्लम बताओ। चलो मान लो हम यहीं से लेंगे तो कोई तकलीफ है? एक ही पॉइंट पे तो ठीक है हम यहीं से लेंगे। लो तब तुम x कोऑर्डिनेट क्या लिखता? r cos थीटा लिखता कि थीटा प्लस डी थीटा लिखता? थीटा प्लस डी थीटा। अरे तो थीटा प्लस डी थीटा, डी थीटा थीटा के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो क्या डी थीटा को उसके सामने इग्नोर कर सकते थे? तो थीटा लिखो चाहे थीटा प्लस डी थीटा लिखो, एक ही बात है। तो आप यहां से ले चाहे यहां से ले, एक ही चीज। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है बाबू? क्योंकि बहुत छोटा है, एक पॉइंट है एकदम। हम यहाँ पे लंबा थोड़ा दिखाएं ताकि कैलकुलेशन में समझ में आए। आगे बात समझ में ना? कोई पूछेगा कि क्यों लिया जाता है तो तू एक्सप्लेन कर सकता है ना। यहाँ पे थीटा ही क्यों लिया, डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा क्यों नहीं लिया? बोल लो कि ले लो, लेकिन डी थीटा इज वेरी स्मॉलर देन थीटा, देन वी कैन इग्नोर इट। आगे बात समझ में ना? कैलकुलेशन समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क। डिस्क समझता है? प्लेट। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क। कहां होता है रे सेंटर ऑफ मास अल्तमस? रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π, राइट? पीछे देखते हैं 2r/π। r क्या है यहां पे? किसका रेडियस? उस सेमी सर्कल का रेडियस। किसका रेडियस? सेमी सर्कल का। सेंटर से 2r/π ऊपर रहता है। कोई बोलेगा कि क्या सेंटर से ऊपर से क्या ये जो लाइन बना रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच रहता है? थोड़ा सा ऊपर रहता है सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों? तू ऐसे भी सोचेगा ना तो देख, ऐसे रिंग है ना तो ज्यादा से ज्यादा मास तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। आगे बात समझ में, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है भाई? अच्छा एक और चीज याद कर, जब मैं सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखवा रहा था तो मैंने क्या लिखवाया था? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैं तेरे से, अगर मैं ये डेफिनेशन बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑन द बॉडी, it is defined as the point on the body at which total mass of the body is supposed to be concentrated। क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? ट्रू है या फॉल्स है? मेरे लैंग्वेज को ध्यान से सुनो, ऐसा भी सवाल बनता है। सेंटर ऑफ मास
is defined as the point on the body at which total mass of the body is supposed to be concentrated. True या false? वो सही है, आगे बीच में भी कुछ हम लफड़ा किए हैं। क्यों false है? कहाँ तेरे को लगा मैं false बोल रहा हूँ? At a point. At? A point. नहीं, वापस repeat फिर से बोले, इसमें पकड़ लोगे। Center of mass is defined as a point on the body. Define body. Center of mass is defined as the point on the body. बॉडी पे हो जरूरी नहीं है, ये बॉडी पे था क्या? अरे रिंग ऐसे है, मास यहाँ बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास है, बॉडी पे थोड़ी है, बाहर है वो। गलती दिखाई दिया? तो अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी पे भी लाई कर सकता है और वो बाहर भी लाई कर सकता है। कंप्लीट रिंग रहता तभी देख बाहर था, मास पे थोड़ी था। मास पे था क्या? मास पे नहीं था वो। आगे बात समझ में? कहीं देखोगे तो समझ जाओगे ना कि सेंटर ऑफ मास ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के मास पे ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए, इट मे बी कि बाहर हो। और जो ये था, जो रॉड था वो मास पे था, बॉडी पे था। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये सब लैंग्वेज को पकड़ा करो। चलो आगे, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? डिस्क की बात कर रहे हैं अपन। बता क्या कैलकुलेशन करना चाहिए मेरे को इसका? रिंग आर है, आर रेडियस का रिंग, ये सॉरी डिस्क है। बता इसका तेरे को क्या लग रहा है, कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा? कहाँ होगा? सेंटर, क्योंकि सेंटर से जितना इधर दिखाई दे रहा है उतना उधर, उतना इधर, इतना इधर, सिमेट्रिकल है पूरा। तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? इसके सेंटर पे। तो इसका कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक और तरीका से मैं तेरे को बता सकता हूँ कि क्यों सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे ही दिखाई देगा। देख, अच्छा एक डिस्क को कैसे बनाओगे? एक डिस्क को कैसे बनाओगे? मान ले कि तेरे को डिस्क बनाना है, तो कैसे बनाएगा? देख कैसे डिस्क बनाया जाएगा। मैं क्या करूंगा ना, एक छोटा सा पहले डॉट ले लूंगा। क्या ले लूंगा? उसके बाद मैं एक हल्का सा रेडियस का एक रिंग लूंगा, रख दिया। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा रेडियस का एक और रिंग लूंगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। क्या डिस्क बनते जा रहा है? जितना रेडियस का डिस्क चाहिए उतना रेडियस तक रिंग जोड़ते चले जाओ, बन जाएगा क्या डिस्क? तो डिस्क बनाने का क्या तरीका है? रिंग लेते जाओ, छोटा बड़ा 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 बड़ा, बन गया डिस्क। डिस्क ऐसी बनेगा ना। जब भी सेंटर ऑफ मास अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, याद कर, रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए थे तो क्या हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे? क्या उसी एलिमेंट से छोटा 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 एलिमेंट मिल करके क्या रॉड बन गया था? याद है? ऐसे लिए थे ना, याद कर, ऐसे रॉड था। तो क्या करा था मैंने? x पे dx ले लिया था, यही ना बाबू? तो देख बच्चा, देख चल रहा है ना? ब्लर हो गया? स्क्रीन पे टच देख तो पाओ वो उस स्क्रीन लॉक जिसे किए थे ना, वो टच करके लॉक कर दे। काटेंगे तेरा सैलरी कैमरामैन। ठीक हो गया? x पे dx, देख ऐसा ही छोटा छोटा dx ले लेकर के क्या हम लोग रॉड बनाए थे बेटा? अभी रिंग बनाने का क्या तरीका था? तो रिंग पे भी एक छोटा सा लेंथ ले लिए थे, यहाँ पे dl क्या रिंग बन गया था। वैसे डिस्क अब कैसे बनाएंगे? रिंग ले लेकर के। कैसे बनाएंगे? रिंग ले लेकर के। ठीक है ना? चल तो देख अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुन। तो ये जो डिस्क होगा वो छोटे छोटे रिंग से बना होगा ना। मान ले कोई x रेडियस पे जो रिंग रहा होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे। कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां था? सेंटर पे। तो हर जो रिंग ले रहे हो, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, सारे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर पे। तो सारे मास का सेंटर ऑफ मास पे ही, मतलब सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास चला गया, तो पूरे डिस्क का कहां रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे। सिंपल सी बात। आगे बात समझ में? वैसे कैलकुलेशन में भी दिखा रहे एक चीज और। चल इसका तो पता चल गया। किसका निकालना चाहिए? आधा का। किसका? हाफ। ठीक है, इसको सेमी डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो ये वाले क्या लिखे थे अभी टॉपिक? फॉर डिस्क। फर्स्ट में लिखो, इसके फर्स्ट में लिखो फॉर कंप्लीट डिस्क। फॉर कंप्लीट डिस्क
फॉर कंप्लीट डिस्क बना दो, ऐसे सीधा दिखा दो सेंटर ऑफ मास कहाँ है। इसमें ऊपर क्या देखना है, बना ही लोगे ना कुछ है क्या स्पेशल तो नहीं है इसमें? बना लिया आनंद? रुको एक मिनट यार, अभी हम लोग किसका बनाएंगे बाबू? सेमी डिस्क का। किसका बनाएंगे? सेमी डिस्क या हाफ डिस्क का ना, सेकंड में लिखो, इसी के सेकंड में हम डिस्क की बात कर रहे हैं। पहले कंप्लीट डिस्क की बात कर लिया, अब आधे वाले डिस्क की बात कर रहे हैं। लिखो फॉर सेमी डिस्क। कहां लोगे बेटा इसका ओरिजिन? उसके सेंटर सेंटर पे लेंगे। कहां लेंगे? सेंटर पे लेंगे। आइए बताइए थोड़ा, बड़ा फिगर बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि अपने को बड़ा बड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक्स है, वाई है। मेरे को बता, अभी ये रिंग है कि डिस्क है? डिस्क है, मतलब यहाँ मास भरा हुआ है यार, ऐसा खाली नहीं है, अंदर में भी मास है। मास है मतलब समझ में आ रहा है ना, खाली नहीं ना है, ये दिखता है वैसी है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या है ये बेटा? डिस्क है। चल अब सुन, मेरे को बताओ एक कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट दोनों में से एक जीरो होगा, कौन सा जीरो होगा? पक्की बात है सर, अगर वाई पे हाथ रख दो ना तो जैसा मास इधर है वैसा ही मास इधर है, तो पक्का इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। जैसे रिंग वाले में कॉन्सेप्ट लगाए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा सर। तो अगर यहाँ पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने आप को ऐसे ही दिखाई दे रहा है भाई। क्या दिखाई दे रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ मास का। क्या कैलकुलेट करना चाहिए अपने को? केवल वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहिए। करते हैं, आइए। कैसा एलिमेंट लेना चाहिए हमको डिस्क में यार? रिंग रिंग। कैसा लेना चाहिए? रिंग रिंग। कैसा लेना चाहिए? रिंग रिंग, है ना? रिंग बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, छोटा सा स्मॉल आर रेडियस पे, छोटा सा स्मॉल आर रेडियस पे मैं एक रिंग ले रहा हूं। कितने थिकनेस का बेटा? डी आर थिकनेस का। कितने थिकनेस का? आर रेडियस पे एक रिंग बनाए, कितने थिकनेस का? डी आर थिकनेस का। कितने थिकनेस का? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, यूं ऐसा है, इस तरीके से। ठीक है बाबू? अब तू ऐसा सपोज कर कि तेरे पास केवल एक ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग है, बस ये वाला भाई साहब, ये वाला रिंग है। इसका मास लिख सकते हो क्या बेटा? इस रिंग का, पतला वाला रिंग का कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना, पूरा डिस्क कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? हम क्या करेंगे ना, अच्छा कितना एरिया है पहले ये बताओ तो इस पूरे डिस्क का, हाफ डिस्क का कितना है एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई कितना होता है एक सर्कल का एरिया रे? पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा है ना ये। कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई टी। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया पे कितना मास है? m है। टोटल मास कितना मान के चले हैं? m। तो बता, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया पे कितना मास है? m। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? डिवाइड कर दोगे, m बाई टोटल एरिया, m बाई टोटल एरिया। अब इसका तुमको केवल चाहिए था ना मास, तो क्या करते? इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रहा है? टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इसका एरिया, तो क्या इसका मास पता चल जाएगा? वैसे ही रॉड में करते ना, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू उसका लेंथ। वैसे यहां पे टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू रिंग का एरिया। समझ में आ रहा है? डीएम कैसे निकाल रहे हैं बताना भाई। डीएम अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं यहां पे डीएम क्या लिखूंगा? टोटल मास m मान के चल रहे बेटा, कितना मान रहे हैं? डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द डिस्क कितना होगा बोल? पाई आर स्क्वायर बाई 2। कौन सा आर ले? पूरे डिस्क की बात कर रहे हैं अभी, कैपिटल आर ना। इसका कैपिटल आर रेडियस का लिए है ये वाला, पूरा डिस्क का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। तो मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इनटू इसका एरिया भाई। अब इसका एरिया कितना है पहले ये निकालना पड़ेगा। कितना? नहीं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका एरिया निकल गया ना बेटा। देख मैं अलग से बना रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखो इसको।
मेरे को इसका एरिया चाहिए, ये लाल वाला जो शेडेड रीजन है। पाई डी एक्स। रुको रुको, सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ से यहाँ रेडियस आर है ना, स्मॉल आर, और इसका थिकनेस कितना है रे, स्मॉल डी आर, ये है ना। मैं किसका एरिया पूछ रहा हूँ, इसका एरिया पूछ रहा हूँ, इस बेल्ट का, जो बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है ना उसका। तू बोल रहा है पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका एरिया निकल गया ना, इसका एरिया नहीं चाहिए मेरे को। कैसे निकालेंगे, आसान तरीका बता दो। इसका 2 तरीका होता है, पर सबसे आसान तरीका सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे फैला दीजिए। आप फैला देंगे तो कैसा दिखाई देगा, देख तो। रॉड जैसा नहीं, इसको कह सकते हो एक ऐसा दिखाई देगा, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, इसका लेंथ कितना है रे, अगर इसको तू ऐसे पकड़ के फैला देता तो लेंथ क्या होता है, जो इसका लेंथ होता, जो इसका लेंथ होता, इसका लेंथ कितना होता है, पाई आर। एक पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो आधा का पाई आर होता था। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बेटा, पाई स्मॉल आर ना, यूँ। इसका लेंथ कितना है रे, डी आर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया पाई आर इंटू डी आर। समझ में आया। तो यहाँ पे लिख दें पाई आर इंटू डी आर। कोई तकलीफ बेटा, लिख सकते हो। आइए अब करते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर इसका कोई काम नहीं, सब कट छट के मर जाएगा, तो फालतू का यहाँ काट छट नहीं करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। और ऐसे क्यों लिख के रखते हैं, मैं इसका रीजन बता दूँ। एक्चुअली देख, काट करके अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ना, तो बाद में ऐसा लगता है कि गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया। ऐसे दिखने देते हैं सब कहाँ से आया था, तो रिवीजन करते समय तेरे लिए आसान रहता है। ठीक है, सब दिख रहा है कि मस्त m टोटल मास बाई टोटल एरिया इंटू इसका एरिया पाई आर, इसका लेंथ हो गया इंटू इसका थिकनेस हो गया। समझ आया। चल अब बता, तो इसका डीएम निकाल लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना बेटा, कि तू भूल जा कि यहाँ पे डिस्क है। क्या कर, अभी तो भूल जा कि ये कोई डिस्क है। तू ऐसा मान कि बस तेरे पास एक रिंग है। क्या है भाई, एक रिंग है। इसका सेंटर ऑफ मास तेरे को पता है ना, कितना पे, 2r बाई पाई, 2r बाई। अगर इस रिंग का सेंटर ऑफ मास मेरे को पता है कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे रहता था, कितने दूरी पे रहता था रे बेटा, 2 कौन सा आर, स्मॉल आर ना। हम इस रिंग के का सेंटर ऑफ मास की बात करें, इसका रिंग कितना है, 2r बाई पाई। ये है क्या भाई। अब सुनना YCM कैसे निकालेंगे, यहां से निकालते हैं। बोल फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ YDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। चल एक चीज सिखाते हैं तेरे को। अभी तक अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट मास लेता था, क्या लेता था, तो यहां पे ये जो y क्या रहता था, उस पॉइंट मास का एक y कोऑर्डिनेट ना, और एक cm निकालते तो यहां पे x किसका रहता, उस पॉइंट मास का x कोऑर्डिनेट। पर अभी यहां पे y क्या है, आप जो एलिमेंट लिए हो ना, उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। पॉइंट मास लेते थे तो लिखते थे ना इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। x क्या लेते थे, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ना, और y क्या लेते थे, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। पर अभी यहां पे तुम जो एलिमेंट लिए हो एक छोटा सा, इसी एलिमेंट से जोड़ जोड़ के तुम बनाने वाले हो ना डिस्क। क्या ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट नहीं, ये पूरा का पूरा रिंग है। तो इस बार y क्या लोगे, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट है क्या कुछ, ये पॉइंट थोड़ी जो y कोऑर्डिनेट आएगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास, अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इस बार y क्या लेते हैं बेटा, इस रिंग का या उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका वो छोटा सा एलिमेंट जिसको मिला मिला करके आप पूरा बॉडी बना रहे हो, अगर वो पॉइंट मास है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ x dm में x क्या रखेंगे, उस पॉइंट मास का x कोऑर्डिनेट। इंटीग्रेशन ऑफ y dm में y किसका रखेंगे, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। पर इस बार आपका जो एलिमेंट है जिसको मिला मिलाकर आप पूरी बॉडी बनाने जा रहे हो, वो कोई पॉइंट नहीं है, वो क्या है, अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो रिंग बना, इस बार y क्या लोगे, उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में। तो बताओ इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास का ये जो एलिमेंट है, इसका y कोऑर्डिनेट कितने दूर पे होता है, 2r बाई पाई। कहां पे रहता है, तो मैं क्या लिखूं यहां पे, y के जहां पे 2r बाई पाई। ऐसा क्या बेटा। अब सुन, dm क्या है, आप निकाले में लिख दे पूरा को पूरा, पाई आर स्क्वायर। भाई वो कठिन नहीं वाला है, इसलिए उस पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। पाई आर डी। ऐसा क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dm के जहां पे फिर से वही सारी बात लिख दे, m बाई पाई, अरे आर स्क्वायर बाई 2 पाई स्मॉल आर डी आर। देख तो क्या क्या कट जाएगा, ये m गया कांस्टेंट है, ये नीचे वाला पूरा गया कांस्टेंट है। ठीक है, पाई गया गया, आर गया
आर नहीं जाएगा रे, वेरिएबल है आर। आर पे ही ना तुम लिए हो, वो आर बढ़ता जाएगा, वो आर कांस्टेंट काटने के चक्कर में सब मत निकाल देना यहाँ से। आर गया, डी आर गया, बच गया 2r बाई पाई। जो कांस्टेंट होता है वो कट गया ना भाई, ठीक। अब बता क्या बची है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2r, यहाँ पे एक r बचा हुआ है ना, तो 2r स्क्वायर बाई पाई, देख तो बाबू, इनटू dr, ऐसा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ r dr, ठीक। आगे बढ़ते हैं, YCM बराबर, यहां पे भी कोई कांस्टेंट टर्म है ना, देख 2 बाई पाई कांस्टेंट ही है ना बाबू, निकल गया, अंदर में क्या बच गया, r स्क्वायर dr, नीचे में क्या बच गया, r dr। अब फाइनल सॉल्व करेंगे, देख मस्त इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। याद कर मैंने बोला था क्या, यहाँ पे dx लिखा रहेगा तो इधर फंक्शन x के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे dr है तो यहाँ पे r के फॉर्म में होना चाहिए, दिख रहा है ना मस्त, वैसा कोई अदर वेरिएबल तो है नहीं, कर सकते हैं इंटीग्रेशन। चल लिमिट पुट कर देते हैं पहले, r स्मॉल r का वैल्यू मैं क्या से क्या लेता कि पूरा डिस्क बन जाता, 0 to 180, मतलब 0 to पाई। गलत, मैं क्या कर रहा हूं देख, आर्क्स पे एक dr थिकनेस का एक रिंग लिया हूं ना, r का वैल्यू मैं 0 लेता तो एक छोटा सा रिंग बनता, बढ़ाया तो एक और रिंग बनता, बढ़ाया तो और एक रिंग बनता। तो इस r का वैल्यू कहां से कहां लिया जाए कि ये पूरा डिस्कवर हो जाए, 0 से लेके कैपिटल R है। देख यहाँ पे ये r है ना, अगर r का वैल्यू एकदम छोटा सा लेता तो क्या ऐसा रिंग बनता बेटा, फिर थोड़ा बड़ा लेता ऐसा रिंग बनता, फिर बड़ा लेता ऐसा रिंग बनता। तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, r का ना, कि एंगल चेंज हो रहा है, इस बार एंगल चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, r का वैल्यू। तो स्मॉल r का वैल्यू 0 से बढ़ाते गए, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा एक और रिंग, थोड़ा सा बढ़ा एक और रिंग, थोड़ा सा बढ़ा एक और रिंग, बढ़ाते गए, कहां तक बढ़ाएंगे, जितना इसका रिंग है, रिंग का जितना रेडियस है, मतलब सॉरी डिस्क का जितना रेडियस है। आगे बात समझ में, तो कहां से कहां लेना चाहिए बोल, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बोल, मैं फिर से बता रहा हूं, पक्का। डिस्क बनाने के लिए छोटा सा रिंग, बड़ा सा रिंग, बड़ा सा रिंग, बड़ा सा रिंग, बड़ा सा रिंग, कितना रेडियस बढ़ाते गए, 0 से लेकर के जितना रेडियस तक आपको डिस्क चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना भाई, 0 से लेकर कैपिटल R, अगेन 0 से लेकर के कैपिटल R। अब बस सॉल्व कर दीजिए, नाउ दिस इज ओनली इंटीग्रेशन। अल्तमस पूरा सॉल्व कर इसको जल्दी। R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, r³ बाई, ओके नहीं पढ़ रहा है, क्यों, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या मतलब, क्यों पढ़ाया गया था बोलो, ताकि फिर से हम यही सब बताते रहे। यहाँ r का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा रे, r का पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 4r³ इंटीग्रेशन। अच्छी बात है, पापा का नंबर फॉर्म में लिखा है ना, ठीक। कितना होगा विकास, r का पावर 4 का इंटीग्रेशन, हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अंतर होता है पता है, तो डिफरेंशिएशन किया है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जोड़ने में और तोड़ने में अंतर नहीं पता। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था n(x(n-1), इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x का पावर n+1/n+1। कहाँ दिमाग रहता है, मतलब हद कर रहा है तुम लोग यार, मतलब हम बेसिक मैथमेटिक्स इन लोग के लिए नहीं पढ़ाते क्योंकि लोग पहले से पढ़ा हुए थे, लोग पहले पढ़ाई हुए थे, फिर से तुम लोग को पढ़ाएं इसलिए कि ताकि तुम सीखोगे ना। बहुत गलत बात है ये सब। वीडियो में लोग देखेगा कितना मास्टर रूड है, तुम लोग का शक्ल दिखा देंगे, नहीं हम ही रूड नहीं है, ये लोग मजबूर कर देता है। कितना होगा r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, r³/3, r³/3, तो 3 ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, बस क्या r³ ऐसा ना बाबू, कहाँ से कहाँ 0 से क्या, मैंने क्या कर रहे थे r³/3 लिखना चाहिए था, लेकिन वो कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर सॉल्व भी करता ना तो r³ यहाँ 3 वैसे ही रह जाता, तो बाहर कांस्टेंट निकल ही जाता ना फाइनली कॉमन में, ठीक। तो इसको पहले लिख दिया, डिवाइडेड बाई, इसका बोल रहे हो r का इंटीग्रेशन r²/2, तो यहाँ रख देते हैं 1/2, ऐसा कोई दिक्कत। अब सॉल्व कर दे। अब इस तरह को दिक्कत हो रहा है कि बाहर काहे निकाल दे रहा है आदमी, सर ऊपर पे 2/3 लिखे ना, हाँ, उसके बाद वो r छोड़, इसका r² का इंटीग्रेशन r³/3 होगा, कोई दिक्कत, अभी तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। r का कितना होगा, इतना होगा, ठीक। देख जब तू सॉल्व करेगा ना तो ये 2 वैसे ही रह जाता, बाद में कॉमन निकल ही जाता, तो पहले ही निकाल देते हैं, खैर रहने दे अभी।
नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, हम निकाल सकते हैं। चल आगे बढ़ो। अब क्या करे रे, 2/पाई ऊपर वाला पुट करे, ऊपर वाला पुट कर तो r³/3 माइनस नीचे वाला पुट करे तो 0 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला पुट कर तो r²/2 माइनस हो गया। बताओ ICM कितना आता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर दे रहे हैं 2r³/3 नीचे में है r², 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आंसर आ रहा है 4r/, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 4r/3। ये सब रिवाइज करेगा अल्तमस, टाइम पास मत करो। अब देखिए ये छोटा छोटा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 3 बाहर निकाल दिए थे, ये कर, तो ये सब चीज़ ना बार बार हमको बोलना ना पड़े, ये सब बहुत बेसिक है। अब जैसे मैं देख, मेन कॉन्सेप्ट तेरे को कहाँ तक सीखना था बेटा, यहाँ तक, इसके बाद कैलकुलेशन है, ये आपको आना चाहिए, मेरे को फटाक से कर देना चाहिए। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है डिस्क का, 4r/3 कहाँ से, सेंटर से ऊपर की तरफ, है ना। तो अगर यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना करके अगर हम दिखा दें कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बताना मेरे को। इस बार बीच में है क्या, देख तो कोई बताओगे? इस बार भी बीच में r/2 0.5 r जैसा दिख रहा है क्या? छोड़ इसको मत देख, तो जरा यहाँ पे देख, तो खुद से सोच, तो इस बार कहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ मास? देख अच्छे से सोच, बता दो बाबू, सेंटर ऑफ मास तेरे को कहां लग रहा है? एकदम इस दूरी के बिल्कुल बीचों बीच कि ऊपर के नीचे? ऐसी कैलकुलेशन बगैर ऐसी सोच के बता, किधर लग रहा है? ज्यादा मास किधर होगा? इससे ऊपर ज्यादा मास के करीब रहोगे कि इसके नीचे में ज्यादा मास के करीब रहोगे? नीचे में, नीचे मास ज्यादा है। देख, अरे ऊपर में खाली हो गया ना इतना, तो मास ज्यादा नीचे शिफ्ट हुआ है ना, तो सेंटर ऑफ मास जिधर ज्यादा मास होता है उधर शिफ्ट कर जाता है ना, तो पक्का इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, और यही होता है। देख ले क्या कह रहे थे, हाँ रेक्टेंगल इमेजिन कर इसको। अगर रेक्टेंगल इमेजिन करता बेटा तो क्या सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे रहता? ऊपर वाला मास थोड़ा खाली कर दिए तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास पीछे खिसकेगा, नीचे की तरफ। क्या सबको फीलिंग आ रही है ये वाली बात? कैलकुलेशन में भी देखोगे ना, तो यहाँ क्या है 4r/3 ना, 4/3 देखोगे तो 0.5 से बहुत कम है ना, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और इसका दूरी कितना है बेटा 4r/, तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उतार लो, आगे बढ़े। याद रहेगा सेमी डिस्क का क्या रहता है बेटा, 4r/3 कहाँ से, सेंटर से हाँ वो तुम ऊपर सेंटर से बात करो, इससे थोड़ा सा नीचे रहता, हम इस सेंटर की बात करें, इससे थोड़ा सा ऊपर है ना, 4r/3 एग्जैक्ट बीच में नहीं होता है ना। चल अगर मान ली इसका भी आधा ऐसे इतना ही निकालना होता है, तो कैलकुलेशन में कहाँ अंतर आता रे? 0 से लेके r तक ही जाता है इस बार, फिर भी कहाँ अंतर आता है बता? अंतर क्या आता? तेरे को रिंग का लेना, जैसे अभी कम हाफ रिंग का लिए है ना, उस समय किसका लेना होता? क्वार्टर रिंग का लेना होता। मतलब तेरे को क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व कर पाएगा। समझ में आया? चल कुछ अच्छा करते हैं। और नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं बता? सोच, क्या रिजिड बॉडी हो सकता है जिसका सेंटर ऑफ मास बताया जा सकता है? मैं बताऊं, हेमिस्फीयर। कौन सा? या फिर यूं समझो हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, कंप्लीट हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर समझ रहे हो ना? हॉलो मतलब अंदर से खाली है, स्फीयर है, ठीक है। जैसा फुटबॉल होता है, अंदर में खाली रहता है, बाहर खाली रहता है, बस ऐसे मटेरियल किनारे किनारे रहता है, ठीक है। हाँ, तो जो बॉल होता है या फुटबॉल जो होता है, उसका सेंटर ऑफ मास तेरे को कहाँ लग रहा है? होना चाहिए कंप्लीट सेंटर पे होगा, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट रहे, आधा का नहीं बात कर रहे हैं। कंप्लीट हॉलो स्फेरिकल, कंप्लीट हॉलो स्फेरिकल बॉल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्योंकि सेंटर पे खड़े हो जाते, जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, सिमेट्रिकल है। आगे बात समझ बेटा, तो सेंटर पे रहेगा, तो उसका कैलकुलेशन करने का कोई मतलब किसका करना चाहिए? काटने के बाद मतलब हेमी स्फीयर का। किसका? हॉलो हेमी स्फीयर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? लिखो नेक्स्ट में, सेंटर ऑफ मास फॉर हॉलो स्फेरिकल बॉल। सेंटर ऑफ मास, रुको ऐसे लिखो, व्हाट?
क्या कितना बज गया? 6:30 से क्लास है ना, ये वाला बस करा के भेजेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल, हॉलो हेमिस्फेयर ऐसे लिख, सॉरी हॉलो स्फेयर रे, आए हाँ लिखो, क्या लिखे? सेंटर ऑफ मास फॉर ऑफ हॉलो स्फेयर, बस लिखो, हेमिस्फेयर नहीं, हॉलो स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर है। चले जाना, ठीक है ना, 10 मिनट रुक जाओ, ये वाला करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट कितना बन गया है? 1 घंटा, 1 घंटा हुआ है ना। व्हाट क्या नहीं जाने का? चल तो बता, हॉलो स्फीयर रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे सेंटर पे रहेगा, बस दिखा दो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करना है, इसमें हेमिस्फीयर होगा तो कैलकुलेशन करके दिखा दो। बिल्कुल, हॉलो ऐसे है बाबू, हॉलो मतलब खाली है, लेकिन ऐसे मटेरियल है ना, तू जाके सेंटर पे अंदर खड़ा हो गया तो जितना मास तेरे को यहाँ दिखाई देगा उतना ही नीचे दिखाई देगा, उतना ही इधर, उतना ही इधर, तो सेंटर पे सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है ना। देख तेरा, तो यहाँ पे खड़ा हो गया बेटा, तू मान ले यहाँ पे खड़ा हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर है ना पूरा, तो आर रेडियस पे, आर दूरी पे तेरे को यहाँ पे जो मास दिखाई देगा सेम वैसा ही मास इधर भी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? तो जब दो मास सेम रहता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता था? सेंटर पे। याद कर कैलकुलेशन किए थे पहला वाला सवाल। वैसे ही इधर से एक मास यहाँ देख लिया तो जस्ट इसके अपोजिट भी तो एक मास है, फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। वैसे ही सारे पॉइंट्स का नेट सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा? इसके सेंटर पे। कंप्लीट हॉलो स्फीयर है तो ठीक है ना। अभी हम लोग किसका निकालेंगे? हॉलो हेमिस्फीयर। लिखो नेक्स्ट में, फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से देखेंगे अपन। दिख रहा है क्या कटोरी जैसा? कॉलन लगा क्या? ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। चलो आ जाओ, देखो यार इस बार बताओ, ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर तू कैसे बना सकता है? बनाने का क्या तरीका? जैसे डिस्क बनाए थे ना रिंग ले ले करके, वैसे ही हॉलो हेमिस्फीयर कैसे बनेगा? सर्कल, मतलब रिंग ही लोगे ना, एक बड़ा सा रिंग लोगे नीचे, फिर ऊपर में लोगे लेकिन हल्का सा कम, और ऊपर रख दोगे, फिर एक रिंग लोगे थोड़ा सा रेडियस कम, फिर ऊपर रख दोगे। मतलब इस हॉलो हेमिस्फीयर को भी बनाने का क्या तरीका है? रिंग ले ले करके। कैसा लेना चाहिए? तो जो इसका एलिमेंट तुम काटोगे वो रिंग जैसा बनेगा ना बेटा। कैसा बनेगा? अब देख कैसे एलिमेंट काटते हैं, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कैसे रिंग काटेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं, ऑरिजिन सेंटर पे, और इधर वाई एक्सिस। देख तो अभी भी तेरे लिए एक्स सी एम क्या जीरो होगा? जितना इधर जितना ही इधर। एक्स सी एम तो अभी भी जीरो होगा ना। कैलकुलेशन किसका करना है मेरे को बेटा? वाई सी एम के लिए। तो एक्स सी एम तो जीरो है, समझ में आता है। वाई सी एम कैसे करेंगे? तो रिंग लेना है। रिंग कैसे काटे ये बहुत बड़ा साइंस है अपने आप में। कैसे रिंग काटे कि रिंग बना सके अपन, देखना कैसे काटते हैं हम। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। देख मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं थीटा पे हल्का सा छोटा से एक एंगल लिया बेटा, डी थीटा। कितना लिया? ले लिया। अब ध्यान से देखना, ये जो मास है ना, ये जो छोटा सा लेंथ दिखाई दे रहा है, इसको पूरा ऐसे देख, यहाँ पे मेरे हाथ को देख ध्यान से। तुम ऐसा इमेजिन कर बेटा, ऐसे हेमी से कड़ा ही है बड़ा सा, थीटा पे डी थीटा लिए और ऐसे करके पूरा घुमा दिए। एक चाकू है एकदम पतला, एकदम समझो सुई जैसा, कि जहां लगाए वहां काट दे। ठीक, हम उसको लिए, थीटा पे डी थीटा गए और ऐसे पूरा गोला घुमा दिए, तो क्या रिंग कट जाएगा? क्या कटेगा? समझ में आ रहा है आयुष? नहीं समझ में आ रहा है? पूरा कड़ा ही है यार। अंदर सेंटर पे बैठे एक चाकू लिए हैं, ऐसे रखे, थीटा पे डी थीटा गए और जा करके ऐसे पूरा घूम गए, तो ऐसा एक रिंग कट जाएगा क्या पूरा? देख डायग्राम में देखना कैसे रिंग कट रहा है।
ऐसे, और उधर ही पीछे भी ऐसा बना होगा क्या? आगे का तेरे को दिखाई दे रहा है ना ऐसे कटा हुआ, पीछे भी ऐसा ही होगा क्या? इस तरीके से कटा हुआ है भाई। दिखा देते हैं पीछे भी थोड़ा सा। थोड़ा खराब बन गया पर ठीक है, समझ लो। इस तरीके से रिंग कटा हुआ है ना। चल अब बताना है इस रिंग का रेडियस देखो तो, क्या इस रिंग का रेडियस ये दिखाई दे रहा है क्या बेटा? इस रिंग का रेडियस, ये रिंग का रेडियस कैसे निकालेंगे? ये जो तुम हेमिस्फीयर लिए थे ना, इसका रेडियस था कैपिटल आर। कितना था? कैपिटल आर। इस और ये जो रिंग कटा उसका रेडियस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? क्या इस रिंग का रेडियस बता सकते हो? देख ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अलग से बनाते हैं। दिख रहा है? ये वाला बेटा एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है? बता, कॉस थीटा लिख दें यहाँ पे, कॉस थीटा लिख दें यहाँ पे, आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर का वैल्यू आर कॉस थीटा। तो क्या इस रिंग का रेडियस का क्या आर कॉस थीटा दिखाई दे रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है आयुष? ये वाला साइड मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला जो साइड है ये क्या है? वो जो रिंग काटे हुए उसका रेडियस ना। और ये वाला जो साइड है वो किसका रेडियस? अरे ये हेमिस्फीयर का ही ना था, तो जितना रेडियस ये रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, तो इसका कैपिटल आर है ना। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन कॉस थीटा लिख के लिखा जा सकता है, स्मॉल बी बाई एच, ठीक, बी बाई एच। यहाँ से स्मॉल आर कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करना था ना बेटा अपने को। क्या सॉल्व करना था? वाई कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या लिखे बोल? वाई कोऑर्डिनेट अगर मेरे को सॉल्व करना है मैं क्या लिखूंगा? वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ। अब सबसे पहले तो बात डीएम कैसे निकाले? क्या निकाले? डीएम। डीएम की थोड़ा बात मैं सिखाता हूँ आपको, थोड़ा समझना। क्या कर रहे हैं बाबू? अच्छा, यहाँ भी जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे रिंग पे है, कि पूरा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे पूरा मास, पूरा हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का मास कैसे? एरिया पे है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो बता, इसका अगर मेरे को मास चाहिए होता, इस रिंग का मास केवल चाहिए होता डीएम, तो मैं कैसे लिखता? टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। ऐसे लिखते क्या? तो कैसे लिखेंगे डीएम जरा बता। यहां पे टोटल मास एम मान ले बाय टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है, आधा का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? तो बड़ा वाला जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका पूरा एरिया कितना है बेटा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा क्या है रिशो? यही होगा ना। तो टोटल मास बाय टोटल एरिया कर दिए बेटा। अब किसका तुमको मास चाहिए था? इस रिंग का ना, तो इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या? किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? एरिया से। एरिया इसका कितना होगा रिंग का? सोच, अलग से बना के दिखाएं। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, अगर तू ऊपर से देख रहा होता, अगर तू ऐसे ऊपर से कड़ाही को देख रहा होता तो तेरे को एक रिंग ऐसा दिखाई देता ना। उस रिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ऐसा रिंग दिखाई देता, उसका अपना रेडियस कितना है रिंग का? स्मॉल आर। कितना है? ठीक। और ये वाला थिकनेस कितना होगा बाबू? नहीं, थिकनेस देख कितना होगा। यहाँ पे तू थीटा पे डी थीटा लिया था क्या? तो ये वाला थिकनेस का काटे हो ना, ये वाला लेंथ कितना हुआ था? डीएल बराबर आर डी थीटा। याद कर था क्या? तो कितना थिकनेस है इसका? आर डी थीटा। थीटा पे डी थीटा लिए थे ना, तो कितना कटा था? डी थीटा। तो उतना ही का थिकनेस का था, तुम ऐसे काट दिए हो। तो थिकनेस कितना है इसका? बोल। आर डी थीटा। ऐसा ना बेटा। चल, मेरे को इसका एरिया चाहिए ना, ये अंदर वाला ना, इस शेडेड पोर्शन का ना। कैसे निकालेंगे? अभी सिखाए थे तुम लोगों को। सेमी सर्कल ऐसा ही था तो क्या ऐसे फैला दिए थे? इसको कैसे फैलाओगे? थोड़ा सा काट दो, कहीं से चीरा लगा दो, इसको ऐसे काट दो, यहां से काट के ऐसे बेल्ट जैसा फैला दोगे। अगर तू बेल्ट जैसा फैला दोगे तो बताओ कैसा दिखाई दे रहा है?
अगेन तुमको ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। बता इसका लेंथ कितना होगा, जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई, और स्मॉल आर को कैसे लिखे थे कैपिटल आर के टर्म में, आर कॉस थीटा। और ये वाला थिकनेस कितना है रे, क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसका एरिया पता चल जाएगा, इतना इंटू इतना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू। तो बता मास अगर मेरे को डीएम लिखना था तो मैं कैसे लिखता बेटा, डीएम मेरे को लिखना था तो मैं कैसे लिखता, टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इस बेल्ट का एरिया, मतलब 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है, मास पूरा डिवाइड बाय टोटल का एरिया डिवाइड मल्टीप्लाई बाय इस रिंग का एरिया। ठीक, अब चल करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये बहुत काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, ऐसा कई बार काटेंगे, अभी काटे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काटेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काटेंगे, इट मे भी थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स वगैरह में कभी कभी यूज पड़ जाता है, वहाँ भी काटेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज आ सकता है, वहाँ काटेंगे। तो ये सब एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है ना। चल बता मेरे को क्या निकालना था रे, वाई डी एम ना, वाई डी एम क्या लिखे बेटा, सॉरी वाई डी एम इंटीग्रेशन बाई डी एम, ऐसा ना। चल बता तो रिशु ये वाई क्या लिख रहे थे, जो तुम रिंग का जो एलिमेंट लिए हो बनाने के लिए पूरे स्फीयर को, वो पॉइंट मास है क्या, जो पूरा एरिया है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना। पॉइंट मास होता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे, पर तुम जो रिंग का जो तुम एलिमेंट काटे हो वो पॉइंट मास तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो यहां वाई क्या लेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का। आ रही है बात समझ में। बता ये जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां रहता है, सेंटर पे। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पे, कहां पे है, यहां पे है ना। इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला लेंथ बेटा, ये वाला लेंथ क्या, यही होगा ना। ये वाला लेंथ कितना है रे, देख तो जरा लिख यहां पे, कॉस साइन थीटा लिख, साइन थीटा लिख इस ट्रायंगल में, ये वाला है ना वाई, देख साइन थीटा लिख, क्या लिखेगा y बाई कैपिटल आर। तो y क्या दिखाई दे रहा है बेटा, r साइन थीटा। ठीक है, यही r पुट y पुट करने वाले हैं अपन। बोल r साइन थीटा। dm में क्या लिख दे बेटा, पूरा ये वाला टर्म। अच्छा एक चीज तुम लोग को थोड़ा बता दे रहे हैं इतना लिखने से बचने के लिए, देखिए m 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई r और एक और r, ये सब कांस्टेंट है क्या, जो लाल के अंदर ले लिया सब कांस्टेंट है ना। ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, दोनों कटेगा मरेगा ना। टाइम हो गया, बस तुरंत छोड़ दे रहे। ये पूरा कटेगा क्या, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको काय के लिए लिखेंगे फालतू में, तो इसको थोड़ी देर के लिए डीएम को मैं ऐसा मान ले रहा हूँ बेटा, डीएम बराबर ये वाला पूरा कांस्टेंट सी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है सी क्या है, ये कांस्टेंट क्यों कट जाना है, काय इतना फालतू लिखेंगे। तो क्या लिख दें यहाँ पे, बोल सी इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगेन डीएम लिखना है तो क्या लिख दे, सी कॉस थीटा डी। या सी सी गया ना बेटा, चाहते तो तुम पूरा लिख सकते थे, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए लिखे नहीं हम, ठीक है ना। आगे बता, फाइनली आर बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डी थीटा। बता ये अब यहाँ पे थीटा क्या से क्या लिया जाए कि पूरा तुम्हारा हेमिस्फीयर खत्म हो जाता, मतलब पूरा बन जाता। देख क्या करें, एक नहीं नहीं सुन सुन, यहाँ से लिए थे एंगल थीटा पे डी थीटा, ऐसे काट दिए थे। देख अगर यहाँ पे रखते तो पूरा एक ऐसे नीचे का बन जाता रिंग, थोड़ा सा और पे एक और रिंग बना, थोड़ा और बना, एक और रिंग बना, कितना एंगल बढ़ाते जाए कि खत्म पूरा बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जैसे और छोटा सा बना, 90 डिग्री तक ही जाएंगे, पूरा तक नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा जाएगा तो फिर से एक बार बन जाएगा। समझ में आ रहा है, 0 से लेकर के 90 डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, 0 to π/2। अब क्या है इसके बाद, सिंपल कैलकुलेशन क्या है, कॉस थीटा कट जाएगा क्या, नहीं रे मार देंगे गोली। इंटीग्रेशन होगा उसके बाद आगे सॉल्व होगा, यहाँ मत काट देना। कॉस थीटा डी थीटा π/2 इंटीग्रेशन बचा r साइन थीटा। इसको सॉल्व करने मैं सिखा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन इतना हद तक नहीं सिखाया है, मैं भी नहीं सिखाया हूँ, तो इसको हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चुपचाप मुंह बंद करके देखते जाओ, मैथ्स में पढ़ोगे सर।
वैसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? कर सकते हैं, ठीक। 2 sin थीटा cos थीटा है क्या रे बेटा? फार्मूला बता पाओ, बताया तेरे को। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो लिख दे क्या यहाँ पे, r/2 sin 2 थीटा इंटीग्रेशन d थीटा, ऐसा क्या? डिवाइडेड बाई cos थीटा का d। अब बता इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस cos थीटा, ये होता ना sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे, माइनस cos 2 थीटा। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ माइनस sin थीटा रहता तब तो cos थीटा लिखता, पर माइनस sin थीटा है कि sin 2 थीटा है, तो थीटा के बगल में जो भी मल्टीप्लाई होता है ना वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट इग्नोर इट, जितना बोल रहे हो उतना याद रख, ठीक है ना, मैथ्स का पार्ट है। क्या बोल रहे हैं, अगर ये sin थीटा रहता तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देते बेटा? माइनस cos थीटा। क्या लिख देते? पर sin थीटा कि sin 2 थीटा है, तो थीटा के बगल में जो भी मल्टीप्लाई में रहता ना वो नीचे आ जाता है, आप ऐसा समझे। जस्ट उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में याद कर, जब 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता था तो बाहर आ जाता था, इसमें बाहर आएगा लेकिन नीचे आएगा, उल्टा होता है ना। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट वर्जन ऑफ डिफरेंशिएशन। चल अब बोल, कहां से कहां रे बेटा? ये 0 से π/2। आगे बोल, डिवाइडेड बाई cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, कहां से कहां? 0 से π/2। अब बस पुट कर दे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। बोल π/2 यहां पुट करो थीटा पे, ये कितना हो जाएगा? -r/4। हाँ अब पुट कर, थीटा की जगह पे π/2, तो 2 गया, cos पाई हो गया ना, cos पाई का वैल्यू -1, कितना होता है? माइनस 0 पुट कर, तो cos 0 का वैल्यू भी 1, डिवाइडेड बाई sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस sin 0 का वैल्यू 0। आंसर कितना दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? r/2 दिख रहा है, r/, इसका मतलब एकदम मस्त यहाँ पे रहता है। आगे बात समझ में? अगर अलग से डायग्राम बना दे तो एकदम सेंटर पे समझो, ऐसे एकदम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। इससे कितना दूर पे है बाबू? r/, फोटो खींच लो और जाओ जल्दी मैथ्स क्लास। कितना हो गया टाइम? जाओ जाओ भागो, फोटो ले लो। व्हाट? हाँ क्या बात है, समझ में आया? ये अच्छे से इसको सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्योंकि बहुत काम आएगा यार। पवन समझ गया? इसको अच्छे से लिख करके एक बार प्रैक्टिस करोगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।